हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CUET 2023 की जो प्रिपरेशन सीरीज़ है उसको हम जो है आगे लेकर के चलते हैं। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है ना, इंटीग्रेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन आज जो है इसका पहला लेक्चर है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस के जो वीडियो लेक्चर्स है उनमें मैंने आप लोगों को अलजेब्रा के टॉपिक्स कवर करके बता रखा है। कैलकुलस को आप लोगों से जो है मैंने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है ना, अलजेब्रा के मैंने सारे के सारे टॉपिक को बता रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रखा है। तो जो है वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखा तो जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से जा करके लेक्चर को अटेंड करें और वहाँ से सीखें ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें कई सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद मैंने कैलकुलस को आपके साथ डिस्कशन कर रखा है जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट नॉर्मल्स करे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है। ठीक, तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस भी हमने कई सारे किए हैं जो कि एग्जाम रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर रखा है। और गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन ये है कि जो CUET 2023 का जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो है वेबसाइट में जाकर के उसको देखें। ठीक है ना, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप लोगों को ज़रूरी है कि कैसे आप लोगों को फिलअप करना है। अगर नहीं पता है तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप लोग देख लेना। ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बता देना, अगर ज़रूरत है तो मैं वो भी बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं भी इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग कर लीजिएगा क्या आप लोगों का छूटे ना। ठीक है ना, कॉलेजेस बहुत सारा है तो मैं कहूँगा कि दिल्ली DU, ठीक है ना, ये JNU वगैरह, ये सब आप लोग जो है ना ज़रूर टारगेट करिए। ठीक है ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छे, ये सब मैं तो बताइए, एक DU तो ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है ना, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसको आप टारगेट ज़रूर करिए। ठीक, तो चलिए ज़्यादा आप डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए ना तो इसमें मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना करके हर एक पॉइंट पर डिस्कशन करके आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक, तो ये कंसर्न नहीं है अभी आज का, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बताना भी जरूरी है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। बट आज जो है हम इंटीग्रेशन को सीखेंगे। ऑलमोस्ट आप जो है क्लास 12 के ही विद्यार्थी होंगे तो क्लास 12 में आप लोगों ने ये जरूर सीखा होगा, है ना, कि जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या होता है। अगर नहीं सीखा है कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ पर आप लोगों को जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में आप लोगों को मैं पूरा जानकारी दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाए वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक, समाकलन। देखिए आप लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। मीनिंग क्या था इसका? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए ये सब डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखा है। डिफरेंशिएबिलिटी जब मैंने पढ़ाया था कैलकुलस तो उसमें सबसे पहले मैंने यही चीज आप लोगों को बताया था कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। अब दूसरा आज जो है यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इसकी जरूरत आपको इंटीग्रेशन में पड़ने वाली है। ठीक, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जो है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन में इसीलिए कह रहा हूं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जब मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं तो वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो किसी भी एरिया ऑफ फंक्शन सराउंडेड बाय x एंड y एक्सिस। ठीक, एरिया ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, कोई भी कर्व है, फंक्शन के यहां पर आप कोई कर्व भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक,
फंक्शन के यहाँ पर आप कोई कर्व भी ले सकते हो। तो कोई भी कर्व या फिर कोई भी फंक्शन का एरिया जो कि एक्स और वाई एक्सिस से घिरा हुआ है तो उसको हम समाकलन बोलते हैं, ठीक है। अब रिवर्स प्रोसेस इसलिए कहा है कि जब हम मैथमेटिकली सॉल्व आउट करते हैं ना तो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा आपका डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये तो हमने बात कर लिया बेसिक चीजें कि भैया इंटीग्रेशन करते टाइम हमें जरूरत क्या क्या पड़ सकती है, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन मैंने बताया कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है और ये एक्चुअल में क्या है, एरिया, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना जो कि एक्स और वाई के जो है वाई एक्सिस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा जो है वो एरिया घिरा हुआ रहता है, समझ में। चलिए बात करते हैं आगे, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को कि इंटीग्रेशन का जो आज इंट्रोडक्शन है इसको पूरा समझाएं आप लोगों को, है ना। इसको पूरा आप लोगों को जो है समझाएं, कोशिश मैं पूरा कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए समझ में आएगा तभी आप चीज़ें कर सकते हो। इंट्रोडक्शन है, थोड़ा टाइम लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि हर एक वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जरूर बताते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए इंटीग्रेशन आया कहाँ से, है ना, ओरिजिन ऑफ इंटीग्रेशन, ओरिजिन ऑफ इंटीग्रेशन, कहां से इंटीग्रेशन की उत्पत्ति हुई है, ठीक, कहां से हुई है। चलिए बात करते हैं। एक हम यहां पर सिंपली कर्व लेते हैं, सॉरी एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारा है एक्स और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे सिंपली अगर कहूं कि आपके पास एक सर्किल है, ठीक, आपके पास क्या है, एक सर्किल है, इस सर्किल का एरिया आप निकालिए, कहाँ से, इस सर्किल का आप एरिया निकालिए, है ना, ऐसे इस सर्किल का आप एरिया निकालिए तो आप आराम से निकाल सकते हो इस सर्किल का एरिया, कोई इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा यहाँ पर सर्किल को ना लेकर के अगर मैं यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, है ना, या फिर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये रेक्टेंगल से घिरा हुआ जो है इसका एरिया निकालो तो आप भैया बहुत इजीली निकाल लोगे, है ना। लेंथ इनटू विड्थ करोगे और आपका जो है इस जो रेक्टेंगल है इसका आपका एरिया आराम से आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप एरिया आराम से निकाल लोगे, है ना, जो कि आपको पता है कि भैया ऐसे हम निकालते हैं, सभी ने सीख रखा है इसको। लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने एक कंडीशन रखूं और वो कंडीशन ये है कि एक कर्व है आपका इस प्रकार से घिरा हुआ, चलो उसको थोड़ा सा और सही से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये, और मैं कह रहा हूं कि इस कर्व का ये जो पॉइंट है यहाँ से जो घिरा हुआ है इससे, है ना, तो आप इसका जो है एरिया निकालो। चलिए इसको सही से बनाते हैं क्योंकि समझना है अल्टीमेटली हम लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट है यहाँ से घिरा हुआ जो है इसको आप एरिया निकालिए, ठीक है, इसका आप एरिया निकालिए। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर तो ना आपका जो है सर्किल है, ना आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ना आपका स्क्वायर है, ठीक, तो आपका ऐसा तो कुछ नहीं है और जिसका ना ही आपको एरिया कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला के हेल्प से आपको पता है, तो आप कैसे निकालोगे इसका एरिया। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना इसके छोटे छोटे पार्ट्स में हम जो है क्या कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसको बहुत ही छोटे छोटे माइनर पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सपोज दैट कि एक हमने यहाँ पर जो है स्लाइड ले लिया, एक स्लाइस हमने यहाँ पर ले लिया, इस प्रकार से हम छोटे छोटे पार्ट में हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में हम इसको डिवाइड करके इसका हम क्या निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली इसका एक एरिया हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज़ आप देखिए जब हमने इसको एक छोटे छोटे स्लाइड में डिवाइड कर दिया तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो पट्टी है इसकी जो चौड़ाई है आपकी, इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा dx है, क्या है, dx है, ठीक, ये ऐसे ही मैं इसको भी मान लेता हूँ, ऐसे ही ये dx है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं,
है ना। इसको अगर मैं एक रेक्टेंगल मान लूँ और इसको मैं मान लेता हूँ y1 है, इसकी जो लंबाई है जो y1 है ये y2 है, ऐसे ही इसको मैं मान लेता हूँ कि y3 है, ठीक है ना। तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा अगर मैं इस पहले वाले की बात करूँ, इसका पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ये जो है चौड़ाई इसकी कितनी है, लंबाई इसकी कितनी, तो y1 इंटू dx। इसकी मैं एरिया की बात करूँ तो y2 इंटू dx, इसकी मैं एरिया की बात करूँ तो y3 इंटू dx, ऐसा ही होगा, है ना। तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, ये ऐसे हम एरिया इसका निकाल सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब देखिए जब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, अब ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे ये बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइसेस में हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अभी तो मैंने 3 ही स्लाइस लिया, ऐसे ही y1 y2 y3 इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा, और ये जो है ऐसे ही n तक मैं मान के चल रहा हूँ yn dx, ऐसा हो जाएगा, n नंबर तक चलता जाएगा। स्लाइस छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कि हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकाल के, क्या मान के, ये जो स्लाइस हमारा बना है, ये जो हमारा स्लाइस एक एक करके हमने जो बना रखा है, ये हमारा जो है क्या है, ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका विड्थ हमारा पास क्या है dx, और जिसकी लेंथ जो है y1 y2 y3 इस प्रकार से वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मैं अगर इसको टोटल एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ, ये कर्व हम मान के चलते कि ये y fx बराबर y एक कर्व है हमारा, टोटल एरिया ऑफ y, ठीक। तो इस y इज इक्वल टू fx का टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैं ऐसे छोटे छोटे स्लाइस ले लेता हूँ, जैसे ये स्लाइस लिया है मैंने, ऐसा ही एक और बनाऊँ, ऐसे और बनाऊँ, ऐसे और बनाऊँ, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा y1 dx, और इन सभी को मैं अगर जोड़ दूं तो हमारा इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। छोटे छोटे स्लाइस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, और ऐसे सबको मैं अगर जोड़ दूं, ऐसे ही अगर मैं सबको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल एरिया निकल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मैं ऐसे बहुत सारा एरिया बना करके जोड़ दे रहा हूँ, तो ये सारे एरिया निकल जाएगा हमारा, निकलेगा, ये सारे एरिया निकल आएगा, प्लस yn dx, ऐसा ही होगा। अब देखिए yn dx मैंने कर लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल एरिया इज इक्वल टू समेशन, और समेशन कहाँ से कहाँ तक, n बराबर देखो 1 से लेकर के n तक जा रहा है, ठीक है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है, yn dx, यही तो हमारा समेशन हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं किया है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं किया है, और वो नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है, देखिए जब भी हमने यहाँ पर ये कर्व है, हमने क्या किया है, इसको हमने एक रेक्टेंगल माना है, लेकिन ये कॉर्नर वाला जो एक पॉइंट है, इतना इतना भाग तो हमारा छूट जा रहा है, ये तो पूरा रेक्टेंगल बना ही नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ करूँ तो देख सकते हैं आप, ये कर्व के कॉर्नर से यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट रह जा रहा है, देखिए यहाँ देखिए, ये अच्छे से दिखेगा। अगर मैं इसको, क्योंकि रेक्टेंगल की मैं अगर बात करूँ तो वह ऐसे सीधा होगा, है ना, इधर से भी और इधर से भी, ये इस प्रकार से पूरा होगा, ठीक है, इस प्रकार से पूरा होगा। लेकिन हमने जिस रेक्टेंगल की बात किया है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, इधर से तो ठीक है, लेकिन इधर से वो ऐसा है, ऐसा है, ये कर्व टाइप का है। हम इतना भाग तो हम ले रहे हैं, ये इतना भाग तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो पार्ट हमारा बच रहा है, ये हमारा खाली रह जा रहा है। तो देखिए समेशन करने के बाद भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट अगर खाली रह जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारा जो स्पेस है वो हमारा जो है क्या हो जाता है, वो हमारा जो है क्या हो जाता है, रह जाता है, ठीक है ना। तो ये स्पेस ना रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, जो समेशन का जो साइन है, इस समेशन के साइन को हम इस कर्व के जैसे, ये इंटीग्रेशन आया कहाँ से है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये आया है हमारा जो है इस साइन के थ्रू, इंटीग्रेशन का ये साइन ये इंडिकेट करता है कि कोई भी गिवन कर्व के अंडर में जो है हम एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं, इस कर्व के अंडर में हम एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा साइन लगाया है। और एरिया हमारे पास क्या है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो एरिया हमारे पास क्या है, yn dx, और कहां से कहां तक n का मान, देखिए n का मान अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ओरिजिन से, यहां अगर मैं n का मान 0 ले लेता हूं, n का मान जो है यहां अगर मैं 0 ले लेता हूं, ठीक है ना, और यहां से जो है मैं ये कह रहा हूं कि चलो 0 नहीं, यहां कर देते हैं ऐसा, 0 से यहां से ये 0 है,
और ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक ये n है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के n तक जा रहा है और y एंड डी। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे छोटे छोटे जो जगह बचा हुआ था, ये जो जगह है वो हमारा मेकअप हो जाएगा, है ना। ये जगह जो है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा, छूटेगा नहीं, समझ में आ। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है। और मैंने वही स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन इन जनरली आपका जो है कोई भी कर्व या फिर कोई भी लाइन के अंडर में जो है हम एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, जो कि एक्स और वाई एक्सिस से घिरा हुआ रहता है, तो उसका हम जो है एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया इंटीग्रेशन क्या होता है। ये ऐसे ही इंटीग्रेशन है और इसका पूरा जो चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड है। ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमारे पास आता है, ठीक है ना, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमारे पास आता है। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला में पहला फार्मूला हमारा इसमें, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर n ऑफ dx है तो उसका जो फार्मूला हमारे पास आता है बनके वो है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। दूसरा फार्मूला आता है इसमें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ x प्लस सी, ठीक है। तीसरा है इंटीग्रेशन k, है ना, k कोई कांस्टेंट है, ऑफ dx इज इक्वल टू होता है k x प्लस सी। ध्यान रखना k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और dx का हमारे पास x होता है, ठीक है, ये है। उसके बाद चौथा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन e की पावर x ऑफ dx की अगर मैं बात करूं तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस c। c की बात करूं तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अभी बताऊंगा आगे जब डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये c का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एज अ फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जरूर इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए 5th नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, इसको उतारते भी रहिए साथ में, a की पावर x ऑफ dx, तो इसका a की पावर x ऑफ dx जो होता है वो a की पावर x अपॉन log e ऑफ a प्लस c होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। चलिए आगे बात करते हैं, छठा नंबर फॉर्मूला, सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx का होता है माइनस का cos x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की मैं अगर बात करूं तो वो हमारा होता है sin x प्लस सी, उल्टा होता है, ठीक है ना, रिवर्स बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो जब भी डिफरेंशिएशन देखोगे उसका उल्टा ही होगा ये। 8 नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x ऑफ dx, जो कि हमारे पास होता है 10, और 10 का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x होता है ना। 9 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x ऑफ dx, जो कि आपका आता है माइनस का cot ऑफ x प्लस सी, ठीक है। सी आपको जरूर जोड़ लीजिएगा, अगर कहीं पर छूट गया है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, सी जोड़ लेना। उसके बाद इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x ऑफ dx, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा sec x प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, और ये फार्मूलाज है बहुत सारे, इसमें हम डिस्कस करते हैं। 11 नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू cosec x इंटू cot x dx बराबर होता है हमारा माइनस का cosec x प्लस सी, माइनस का cosec x प्लस सी, ठीक। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन
कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स डी एक्स जो है हमारा होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, प्रूफ भी है इसका, बता दूंगा आगे आप लोगों को। लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग सेक एक्स, या फिर सॉरी यहाँ पर माइनस अगर हटा देंगे तो हम कॉस भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, कॉस एक्स प्लस सी, या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना, सेक एक्स प्लस सी हम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक है, ये है सेक एक्स प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मूलाज डिस्कशन करते हैं। ये हो गया। उसके बाद सेक एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स जो कि होता है हमारा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इन सब का प्रूफ भी है आप लोगों ने क्लास 10th में, आई थिंक 12th में आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स जो कि होता है लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं आने वाले जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस को करते हुए जो फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं वहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। बट ये 15 फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये 15 फार्मूला जो है आप लोग ज़रूर इसको कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करते हुए आपको ये 15 फार्मूलाज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, क्योंकि कब कौन सा यूज़ हो जाए कुछ पता नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा के लिए हम बेस को स्ट्रॉन्ग बना करके चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कभी भी अगर मकान बनाते हैं ना तो बेस हम स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलते हैं। रीज़न क्या है कि भैया ऊपर हम कितना भी लोड डाल दें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग है तो ढहने का और टूटने का डर नहीं है। लेकिन अगर बेस ही खराब है तो ऊपर आप कितना भी बर्डन ले लो, देखो फिर वो टूटना ही है। ठीक है ना, इसीलिए हम बेस को हमेशा स्ट्रांग बनाते हुए चलते हैं। ठीक, फॉर्मूला और भी है इसमें, ऐसा नहीं है। वो सारे फार्मूलाज को जो है मैंने आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग इतना ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब आज क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हम इसके बेसिक क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को भी उठाएंगे, और आगे जो है जो भी इसमें हमारे टॉपिक और भी बचे हैं वो सारे हम इसमें करेंगे। देखिए कौन कौन सा हमारे इसमें आ रहे हैं। इसमें हमारे पास आ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन फंक्शंस। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, कैसे इवेल्युएट करते हैं उनको, है ना। सिंपल फंक्शंस के इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रल देखिए आ गया, फिर वही चीज़ इनडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर हम डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व। देखिए वही चीज़ आ गया। देखिए इंटीग्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो जो कि हम इस 4th लेक्चर में हम देखेंगे, 4th वाला जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें हम देखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 4th आगे वाला टॉपिक हमारा ये आ गया, ये तो चलिए बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। समझ में आया है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ इसको लाइक कर दे। ठीक है ना, और आप लोग मुझे अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, ताकि मुझे पता लगे कि किस प्रकार से आप लोगों को समझ में आता है और कैसे नहीं। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।